Assalamu alaikum to all. Myself Subhan Mughal and I am the student of Mechatronics Engineering in Air University Islamabad. सो बेसिकली ये मेरे सेकंड सेमेस्टर की शुरुआत है और एक सब्जेक्ट है हमारा कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के नाम से। आज हम इसका लेक्चर 1 डिस्कस करेंगे जिसमें हम पढ़ेंगे कंप्यूटर के कुछ बेसिक्स और उसके साथ साथ फ्लो चार्ट्स के बारे में। तो बगैर की टाइम ज़ाया किए हम फर्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं जिसमें है थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बिल्कुल बेसिक है जिसमें बताया गया कि सॉफ्टवेयर के बगैर जो है ना कंप्यूटर यूज़लेस है, ठीक है। और जो C++ है वो ऐसी लैंग्वेज है जो कि वैरायटी ऑफ प्रोग्रामिंग टास्क के लिए यूज़ हो सकती है और जो सॉफ्टवेयर है वो बनता ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से है, ठीक है। इंट्रोडक्शन में इतना कुछ खास नहीं है तो आगे चलते हैं, कंप्यूटर के बारे में पढ़ते हैं। ये सब बेसिक्स है पर सर उमर ने कहा है तो अब डिस्कस करना पड़ेगा। कंप्यूटर जो है ना वो एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, ठीक है। ये डाटा को प्रोसेस करता है, जो इंस्ट्रक्शंस हम इसे देते हैं उस मुतल्लिक, ठीक है। कैटेगरीज होती हैं कंप्यूटर की, छोटे कंप्यूटर से लेके बड़े कंप्यूटर्स तक, ठीक है। एक स्मॉल लेवल, एक मिड लेवल और एक हाई लेवल कंप्यूटर्स होते हैं, ठीक है। उस हिसाब से अगर हम देखें तो सबसे लो माइक्रो कंप्यूटर्स, फिर उससे जो मिडल में आते हैं मिड साइज़ कंप्यूटर्स आते हैं जो कि मेरे ख्याल से जो हम यूज़ करते हैं इन्हें बोलते हैं, और एक होते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर्स जो कि ना यूज़ होते हैं बड़ी जगहों पे। कंप्यूटर सिस्टम के बारे में अगर हम पढ़ें तो ये कॉम्बिनेशन होता है सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का, ठीक है, जो कि इकट्ठे वर्क करते हैं प्रोग्राम और टास्क को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। और हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में तो आपको पता होगा, हार्डवेयर कंप्यूटर के वो पार्ट्स हैं जिन्हें हम टच कर सकते हैं और सॉफ्टवेयर वो हैं जिन्हें हम टच नहीं कर सकते, ठीक है। और एलिमेंट्स के हैं कंप्यूटर सिस्टम के जिसमें ये हार्डवेयर सॉफ्टवेयर अभी आपको बता दिया है, CPU है, मेन मेमोरी है, सेकेंडरी स्टोरेज है, इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस हैं। अब इनके बारे में भी हम आहिस्ता आहिस्ता आगे आगे चल के आपको बताते हैं कि ये क्या होती हैं। सबसे पहले आते हैं CPU पर, ठीक है। इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कंट्रोल यूनिट, प्रोग्राम काउंटर, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। इंस्टेड ऑफ कि हम इनका पूरा नाम लेकर इनको डिस्कस करें, इनके लिए हम शॉर्ट फॉर्म यूज़ कर सकते हैं जो कि इधर लिखी हुई हैं, CUPCIRALU। तो ठीक है, CU मीन्स कंट्रोल यूनिट, ठीक है। ये फेच करता है और डिकोड करता है इंस्ट्रक्शंस को, फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन जो होती हैं इन और आउट ऑफ मेन मेमोरी, ये उसे कंट्रोल करता है। और उसके साथ साथ इंटरनल CPU के कुछ कंपोनेंट्स हैं उसके ऑपरेशंस को भी कंट्रोल करता है। प्रोग्रामिंग काउंटर जो है ना, ये जो दो चीज़ें हैं ना, IR और PC, ये आपस में कनेक्टेड है। ये देखें आप, ये पॉइंट करता है नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन की तरफ जो कि एग्जीक्यूट करनी होती है। और जो IR है इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, इसमें वो करंटली जो आपकी जो है ना इंस्ट्रक्शन वो जो एग्जीक्यूट हो रही है ना, वो इसके अंदर होल्ड होती है, ठीक है। और ALU के बारे में अगर हम बात करें तो ये सारे अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशंस जो होते हैं ना उन्हें सॉल्व करता है। तो ये इसका ना बेसिक्स ये एक डायग्राम है, ये आप देखें, ये सब कुछ वही है जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। ये एक डायग्राम के ज़रिए समझाया गया ताकि हम इजीली समझ सकें। तो इसके साथ साथ आगे चलते हैं। प्राइमरी मेमोरी जिसे कहते हैं मेन मेमोरी, इसके बारे में अगर हम बात करें तो ये CPU के साथ डायरेक्टली अटैच होती है, ठीक है। प्रोग्राम जो है ना वो मेन मेमोरी में पहले ही लोड होना चाहिए, उसके पहले के उसे हम एग्जीक्यूट करें। और रैम स्टैंड्स फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड रोम रीड ओनली मेमोरी। एक होती है वोलाटाइल, एक होती है नॉन वोलाटाइल। एक में स्टोर होता है परमानेंटली डाटा और एक में स्टोर होता है टेम्परेरीली, ठीक है। इसमें कोई इतनी ख़ास बात नहीं है, आम सी बात है ये। और सेकेंडरी मेमोरी की तरफ अगर जाएं तो ये जो है ना ये कंप्यूटर के साथ डायरेक्टली अटैच नहीं होती है, ठीक है। जो डिवाइसेज है ना वो स्टोर करती हैं डाटा परमानेंटली, जो वो होती है नॉन वोलाटाइल, ठीक है। सेकेंडरी मेमोरी की एग्जांपल्स हम आपको देते हैं, हार्ड डिस्क होगी, फ्लैश ड्राइव्स होगी, जिप डिस्क होगी, टेप्स, DVDs। ये टेप्स वगैरह और जिप डिस्क होंगी ये तो मतलब ओल्ड होगी ना, ओल्ड फैशन, अब तो हार्ड डिस्क वगैरह चलती हैं नहीं। इनपुट डिवाइसेज, आउटपुट डिवाइसेज, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं आगे डिस्कस करूँगा। तो इनपुट डिवाइसेज क्या होती हैं, ये कंप्यूटर में ना ट्रांसमिट डाटा करने के लिए ना हमें ज़रूरत होती है। जैसे कि कीबोर्ड है, हम इससे डाटा एंटर कर सकते हैं, माउस है, स्कैनर है, सेकेंडरी स्टोरेज है, ठीक है। ऐसी कोई भी डिवाइस जो कि ट्रांसमिट करने के लिए डाटा कंप्यूटर में इस्तेमाल होती है उसे कहते हैं इनपुट डिवाइसेस। और आउटपुट डिवाइसेस इसके बिल्कुल ऑपोजिट होगी, जो हमें डिस्प्ले करती हैं रिजल्ट्स। जैसे कि मॉनिटर है वो हमें स्क्रीन पर शो करता है रिजल्ट जो भी आउटपुट होती है, प्रिंटर है वो हमें प्रिंट निकाल के देता है, आउटपुट शो करता है। उसके साथ स्पीकर है, उससे हमें आउटपुट आ रही है एक वॉइस की सूरत में, ठीक है। सॉफ्टवेयर की तरफ जाएं। सॉफ्टवेयर क्या है जी? सॉफ्टवेयर इज़ अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट एड कंप्यूटर टू परफॉर्म टास्क। सॉफ्टवेयर जो है ना उसकी दो टाइप्स होती हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होता है ना वो मैनेज करता है कंप्यूटर को, ठीक है। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है वो यूज़ होता है फॉर स्पेसिफिक टास्क, कुछ स्पेसिफिक टास्क के लिए, ठीक है। और ये बड़ा ज़रूरी है आजकल मॉडर्न टेक्नोलॉजी के हिसाब से, ठीक है।
क्योंकि आजकल आप देखें ज़्यादातर काम मोबाइल फ़ोन्स के ज़रिए और कंप्यूटर्स के ज़रिए हो रहे हैं, मॉडर्न दौर है। तो कंप्यूटर लैंग्वेज की अगर हम बात करें इस स्लाइड में, तो इसके बारे में मुझे भी इतना कुछ ख़ास नहीं पता, क्योंकि मैं स्टूडेंट था बायोलॉजी का। तो ये लैंग्वेज मैंने इतनी पढ़ी नहीं हुई, 0 1 वगैरह वाली। ये अब आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। कंप्यूटर ओनली अंडरस्टैंड डिजिटल सिग्नल्स, ज़ीरोज़ एंड वंस। लैंग्वेज कंसिस्टेंसी ऑफ बाइनरी कमांड्स डायरेक्टली अंडरस्टैंड बाय CPU। और ये बाइनरी डिजिट होते हैं 0 एंड 1, और बाइनरी कोड होता है 0 एंड 1। और हाँ, बाइट का मुझे पता है 8 बिट्स होते हैं एक बाइट के अंदर, ठीक है। और ये जो है ना 0 1 वाला सिस्टम, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, ये मुझे भी समझना पड़ेगा, तो मैं जल्द समझाऊंगा आपको। ये आप चार्ट देख सकते हैं जिसमें बताया हुआ है कि बाइट, किलो बाइट, मेगा बाइट, गीगा बाइट, टेरा बाइट, पेटा बाइट, एक्सा बाइट, जेटा बाइट, इसके अंदर कितने कितने होते हैं, ठीक है। अब देखें एक बाइट जो इसके अंदर 8 बिट्स होते हैं। इसी तरह हम आगे बाकियों का देख सकते हैं आप चार्ट के हिसाब से। और इनका जो है ना आप सिंबल में देखें ना, ये दोनों कैपिटल आते हैं, आपने कोई भी ना स्मॉल नहीं डालना होता इसमें। तो ये बेसिक सी चीज़ें, आगे चलते हैं हम। एवेल्यूएशन ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। अच्छा, तो कंप्यूटर की कुछ होती हैं असेंबली लैंग्वेजेस और इसके साथ साथ होती हैं हाई लेवल लैंग्वेजेस। तो हम डिस्कस करते हैं हाई लेवल लैंग्वेजेस, जो कि ना ह्यूमन बींग्स जो है ना जो इसे इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ये हाई लेवल लैंग्वेजेस जो होती हैं वो क्या होती हैं? C++, पाइथन, जावा वगैरह हो गए, ठीक है। C++ और पाइथन जो है ये ज़्यादा इस्तेमाल की जाती हैं, ठीक है, अगर बाकियों से कंपेयर किया जाए। कंपाइलर टूल जो होता है ना, ये आप मतलब कहीं पे भी मिल सकता है, क्रोम वगैरह पर, और कुछ सॉफ्टवेयर्स में इंस्टॉल भी होता है। तो इससे ना आप अगर कोड देते हैं ना, तो ये कोड का ना आपको आउटपुट देता होता है, ठीक है। द इक्वेशन एरिया इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाई विड्थ कैन बी रिटन इन C++ एज एरिया इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाई विड्थ। ये जो आपको बीच में साइन नज़र आ रहा है लेंथ और विड्थ के दरमियान, ये हम मल्टीप्लाई के लिए यूज़ करते हैं कोडिंग में। और इसके आगे ये जो आपको नज़र आ रहा है, ये हम C++ में मस्ट होता है यूज़ करना, इसके बगैर प्रोग्राम जो है एग्जीक्यूट नहीं होता। C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में बात करते हैं। ये डेवलप किसने की? इसका नाम बहुत अजीब सा पढ़ने नहीं होगा, तो इसने बेल लैब में ये की थी डेवलप 1979 में। इनिशियल नेम जो था इसका C था विद क्लासेस, ठीक है। 1985 की बात है कि ये ना वर्ल्ड में फ़र्स्ट टाइम अपीयर हुई, और ये काफ़ी हाई लेवल लैंग्वेज है, मशीन इंडिपेंडेंट है, और C++ प्रोग्राम्स को ना कंपाइल करने के लिए हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे चलते हैं, आगे प्रोग्रामिंग एनालिसिस, प्रॉब्लम एनालिसिस, एल्गोरिथम्स एंड फ्लो चार्ट्स। जी, ये अब आगे हम फ्लो चार्ट्स की तरफ, ठीक है। एल्गोरिथम्स एंड फ्लो चार्ट्स ये क्या होते हैं? जो प्रोग्रामिंग टास्क होता है ना, उसे हम दो चीज़ों में डिवाइड कर सकते हैं, दो फेसेस में। एक होती है प्रॉब्लम सॉल्विंग फेस और एक होती है इम्प्लीमेंटेशन फेस। प्रॉब्लम सॉल्विंग फेस में क्या होता है? प्रोड्यूस्ड एन ऑर्डर्ड सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स दैट डिस्क्राइब सॉल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम, दिस सीक्वेंस ऑफ स्टेप इज कॉल्ड एल्गोरिथम। इधर से पढ़ के आपको बेसिक समझ आएगी, आगे जिधर चार्ट बना है ना उधर आपको मैं ज़्यादा इजीली समझा सकूँगा। तो चार्ट में चल के ना मैं आपको बेहतरीन तरीके से ट्रांसलेट करके बता दूँगा। तो पहले इसकी हम रीडिंग करते हैं। इम्प्लीमेंटेशन फेज़ क्या होता है? इज़ अ प्रोग्राम इन सम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। स्टेप्स क्या यूज़ होते हैं हमारे प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए? फर्स्ट हमने ना जनरल सा एल्गोरिथम करना होता है प्रोड्यूस, और स्यूडो कोड ये एक होता है जो कि हमने सीखा था। ये इसके बारे में भी हम डिस्कस करते हैं। ये कोई इनफॉर्मल सी लैंग्वेज होती है, कंप्यूटर को, प्रोग्रामर्स को मदद देती है डेवलप करने के लिए एल्गोरिथम्स, ठीक है। और मतलब इंग्लिश की तरह सिमिलर होती है, इतनी इसमें कोई ख़ास बात नहीं है कि कोडिंग की तरह हो ये। तो रिफाइन द एल्गोरिथम सक्सेसफुली टू गेट स्टेप बाय स्टेप डिटेल्ड एल्गोरिथम दैट इज़ वेरी क्लोज टू अ कंप्यूटर लैंग्वेज। तो अब आ गए सीडो कोड पे। इसके बारे में मैंने आपको अभी बताया कि आर्टिफिशियल लैंग्वेज है और ये इनफॉर्मल सी है, और इतनी कोई ख़ास मुश्किल नहीं है, सिंपल इंग्लिश की तरह होती है ये। अब ये एग्जांपल है, इधर से हम ज़्यादा इजीली समझ सकेंगे। एग्जांपल है क्या? राइट एन एल्गोरिथम टू डिटरमाइन अ स्टूडेंट्स फाइनल ग्रेड एंड इंडिकेट वेदर इट इज़ पासिंग और फेलिंग। द फाइनल ग्रेड इज़ कैलकुलेटेड एज द एवरेज ऑफ 4 मार्क्स। सबसे पहले तो देखें, जब कोई क्वेश्चन सोल्व करना होता है ना, तो कहा जाता है कि सबसे पहले ना आप उसके ना क्वेश्चन समझें, गौर से पढ़ें, तो सोल्यूशन जो है ना वो आधा तभी हो जाता है। एल्गोरिथम हमने लिखना है स्टूडेंट जो है ना उनके फ़ाइनल ग्रेड का, और हमने ये बताना है कि स्टूडेंट्स पास हैं या फेल हैं, और फाइनल ग्रेड जो है वो इस तरह कैलकुलेट होगा। 4 मार्क्स जो है ना, एवरेज ऑफ 4 मार्क्स कैलकुलेट करनी है हमने। तो अगर हम आप इसको ज़्यादा इजीली समझना चाहते हैं तो स्यूडो कोड। अब इधर आपको समझ आएगा स्यूडो कोड होता क्या है।
इनपुट अ सेट ऑफ 4 मार्क्स। हम इसमें ना बेसिक से एक दफ़ा ना मतलब कह लें कोई काम करने से पहले ना जिस तरह कोई चीज़ की लिस्ट नहीं बनाते, कोई चीज़ लिख लेते हैं कि यार ये हमने करना है, सेम वही चीज़ होती है सूडो कोड में। जैसे इनपुट अ सेट ऑफ 4 मार्क्स, कैलकुलेट देयर एवरेज बाय समिंग एंड डिवाइडिंग बाय 4। ये काम हमने करनी है लाइन वाइज, तो यही सूडो कोड में हम लिखते हैं लाइन वाइज। देखें जी, सबसे पहले है इनपुट अ सेट ऑफ 4 मार्क्स, ठीक हो गया। ये आपको पता है कि 4 मार्क्स से हमने एवरेज निकालनी है। उसके साथ हमने एवरेज कैलकुलेट करनी है। एवरेज कैसे कैलकुलेट होती है आपको पता है, 4 हैं तो उनको आपस में प्लस करके डिवाइड कर दें जितने नंबर्स हैं उनसे, ठीक है। और अब हमने क्या निकालनी है, अगर एवरेज जो है वो 50 से बिलो है तो फेल होगा, अगर नहीं है एल्स। एल्स का आपको पता होगा ये कोडिंग में यूज़ होती है ये स्टेटमेंट। एल्स स्टेटमेंट जो होती है ये होता है कि मतलब जैसे हमने दिए ना कंडीशन, इफ़ एवरेज इज़ बिलो 50, एवरेज जो है अगर 50 से बिलो है तो प्रिंट कर दें आप फेल, कि मतलब बच्चा फेल है। अगर ऐसा नहीं है जिसे कहा जाता है एल्स, ठीक है, उसके मतलब ये है कि बच्चा पास है, प्रिंट पास। अब इसका आ गया जी डिटेल्ड एल्गोरिथम। स्टेप 1 क्या है, इनपुट क्या है, M1 M2 M3 M4। M स्टैंड्स फॉर आप मार्क्स ले लें, ठीक है, M1 M2 M3 M4। अब इसका हमने ग्रेड कैसे कैलकुलेट करना है, जैसे कि मैंने आपको बताया 4 हैं तो 4 को आपस में सम करके डिवाइड बाई 4 ही करना है हमने। और आगे स्टेप 3 क्या है, इफ़ ग्रेड इज़ लेस दैन 50। अब ये ना थोड़ी इंग्लिश लैंग्वेज से हट कर आ गया, इसमें थोड़ी मैथ्स लैंग्वेज इस्तेमाल होती है और कोडिंग वाली। इफ़ ग्रेड लेस देन का साइन आ गया 50, देन प्रिंट फेल, एल्स प्रिंट पास, ठीक है। बाकी सब वही सिस्टम है। फ्लो चार्ट के बारे में क्या लिखा है इधर, a systematic representation of a sequence of operations as in manufacturing processes of a computer program, technical a graphical representation of the sequence of operations in an information system or program. Information system flow charts show how data flows from source documents to the computer to final distribution to users. Program flow charts shows the sequence of instructions in a single program or subroutine. Different symbols are used to draw each type of flow chart. इसकी आगे एक डायग्राम है बड़ी ज़बरदस्त, जिसके ना हम इसको बहुत आसान तरीके से समझ सकते हैं, ठीक है। फ़्लो चार्ट होता क्या है, ये लॉजिक को रिप्रेजेंट करता है, जो एल्गोरिथम में हमने लॉजिक लिखी होती है ना उसे रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, एक एक स्टेप के ज़रिए। और मुख्तलिफ़ किस्म की डायग्राम्स और वो होती हैं शेप्स, जिनके अंदर डिपेंड करता है कि हम क्या दे रहे हैं, डाटा है, प्रोसेस है या आउटपुट है। वो नीचे आपको ना ये आ गया फ़्लो चार्ट के सिम्बल्स। सबसे पहला सिंबल है जी ओवल, इसको हम ओवल कहते हैं इस शेप को, ठीक है। इस ये हमने यूज़ करना ही करना है फ़्लो चार्ट में, क्यों, क्योंकि ये एंडिंग भी यही इसी पर होनी है और स्टार्टिंग भी इसी पर होनी है। तो ये तो लाजमी है कि प्रोग्राम की शुरुआत भी इसी से होगी और एंडिंग भी होगी इसी पर। अब जो है ना, जो हमने इनपुट देनी है, जो जैसे कि हम कोई इनपुट देते हैं किसी प्रोग्राम को या किसी भी कोई प्रॉब्लम की कोई इनपुट होती है, ठीक है, जो इनपुट होगी वो हमेशा से आएगी पैरेललोग्राम में। ये चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेंगी अगर आप वाकई में फ़्लो चार्ट को सीखना चाहते हैं। रेक्टेंगल में क्या होता है, ठीक है, रेक्टेंगल में वो प्रोसेस होता है अंदर, मतलब जैसे कि हमने उसको एडिशन करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, डिवीजन करना है, जो भी करना है वो सारा प्रोसेस इसके अंदर आएगा। डायमंड शेप आती है जब हमने एक चीज़ को मुख्तलिफ ब्रांचें करनी है, जैसे कि मैंने आपको बताया इफ़ देन एल्स, मतलब डायमंड की शेप है ना, इसके अंदर हमने बाकी चीज़ें लिख दी। अब हमने साइड से एक तरफ पास होगी सिचुएशन, एक तरफ फेल होगी, तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम डायमंड शेप यूज़ करते हैं। हाइब्रिड से आपने याद रखना है, ये शेप जो होती है ना, ये हमेशा से ना इसके अंदर आउटपुट ऑपरेशन होगा। नीचे एक एग्जांपल होगी, ये वही एग्जांपल है जो हमने अभी ऊपर देखी थी, जिसका हमने सूडो कोड और एल्गोरिथम डिस्कस किया है। और अब इसके आगे ये फ़्लो चार्ट, ये साइड पे आप देख रहे हैं, ये इसका एल्गोरिथम है, ये मैं आपको जैसे कि समझा चुका हूँ। अब आप देखें लेफ़्ट साइड पर आपको चार्ट नज़र आ रहा है। स्टार्ट के लिए मैंने आपको बताया ओवल टाइप शेप यूज़ होगी, फिर इनपुट जो हम इनपुट देते हैं प्रोग्राम को, उसके लिए हमने यूज़ कर ली पैरेललोग्राम जैसी शेप। अब आ गई रेक्टेंगल शेप, जिसके अंदर हमारा सिस्टम है सारा कि हमने इसको सब्ट्रैक्ट करना है, डिवाइड करना है, जो भी करना है, मतलब जो हमारा प्रोसेस है वो आ गया। ये डायमंड शेप जैसे कि मैंने आपको बताया, ये इफ़ की तरह एल्स की तरह यूज़ होती है। ये देखें, इसकी एक तरफ से आ रहा है प्रिंट फेल और एक तरफ से है प्रिंट पास। अगर तो ग्रेड लेस देन 50 है, ठीक है। अब इसकी देखें आप, लेफ़्ट साइड पे आ गया प्रिंट पास, राइट साइड पे आ गया प्रिंट फेल। ये सिस्टम इसीलिए होता है डायमंड यूज़। मुझे उम्मीद है कि आप बेहतर तरीके से अब समझ गए होंगे, ठीक है। जो भी अब आंसर है ना, जो भी आउटपुट है, अगर फलाना बच्चा पास है या फेल है, ठीक है, जो भी सिस्टम है, सिस्टम को हमने आगे क्या करना है, स्टॉप, जिसे हम कहते हैं फाइनल एंडिंग। और मैंने आपको बताया था कि स्टार्टिंग और एंडिंग के लिए ओवल शेप यूज़ होती है। एग्जाम्पल 2 जो है, अब हम इसे डिस्कस कर लेते हैं। Write an algorithm and draw a flow chart to convert the length in feet to centimeter.
अब इसका सूडो कोड क्या है? सूडो कोड मैंने आपको बताया था कि सिंपल इंग्लिश है, हमने स्टेप्स लिखने हैं कि हम किस तरह उन्हें सॉल्व करना चाहते हैं। अब इनपुट करनी है हमने लेंथ को कन्वर्ट करना है ना फीट और सेंटीमीटर में। तो इसकी लेंथ क्या है, हमें इनपुट देनी है उसकी लेंथ को हमें सबसे पहले कन्वर्ट करना होगा सेंटीमीटर में, और वो कैसे होगी, हमने मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसे LFT जिसे कहते हैं 30, प्रिंट लेंथ इन सेंटीमीटर। आखिर में जो आंसर है वो लेंथ आनी चाहिए किस में, सेंटीमीटर में। तो एल्गोरिथम आ गया इसका। एल्गोरिथम आप देखें स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। स्टेप 1 क्या है, अब मैंने इसको आपको बताया था कि इसमें इंग्लिश कम यूज़ होगी और सिंपल आपने शॉर्ट करके इसमें लिखना होता है एल्गोरिथम में। इनपुट लेंथ आ गई, ठीक हो गया। स्टेप 2 क्या है, LCM LFT मल्टीप्लाई बाय 30, ठीक है। जो लेंथ होगी ना आप इनपुट हमारी उसे हम 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास सेंटीमीटर में लेंथ आ जाएगी। और आखिर में जो हमें स्टेप 3 चाहिए, क्या हमें LCM कह रहा हूँ, लेंथ चाहिए सेंटीमीटर में प्रिंट करनी है। फ्लो चार्ट अब इसका देखें, स्टार्टिंग एज सेम होगी, ओवल शेप में आ गई स्टार्टिंग, और एंडिंग भी आप पहले ही देख लें, ये भी आ गई ओवल शेप में, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया था कि इनपुट के लिए आपने याद रखना है हमेशा से पैरेललोग्राम शेप आएगी, इनपुट हमारी इसके अंदर आएगी, इनपुट क्या है, लेंथ है हमारी। उसके बाद सेकंड स्टेप आ गई रेक्टेंगल, जिसके अंदर हमारा प्रोसेस होगा। प्रोसेस क्या है, हमने जो लेंथ दी हुई है उसे हम मल्टीप्लाई करेंगे 30 से, तो हमारे पास आंसर आएगा लेंथ सेंटीमीटर में। उसके बाद आउटपुट हमें किस तरह मिलेगी, इस हाइब्रिड शेप में। और ये भी आपने याद रखना है, मैंने आपको बताया था कि हाइब्रिड शेप में हमेशा आउटपुट होगी हमारी। तो ये प्रिंट LCM आ गया जो कि स्टेप 3 है, जो कि हमारी आउटपुट है। और आखिर में एंडिंग लाजमी, एंडिंग आपने नहीं भूलनी। थर्ड एग्जांपल क्या है, ये एक दफ़ा सारी एग्जांपल्स एक दफ़ा नज़र से गुजर जाए ना इंसान की फ़र्स्ट टाइम, ये बेसिक सी, तो इंसान फिर इस चीज़ में ना पुख्ता हो जाता है, उसे ये चीज़ उसकी जहन से नहीं निकलती, ठीक है। एग्जांपल 3 हम डिस्कस करते हैं। Write an algorithm and draw a flow chart that will read the two sides of rectangle and calculate its area. Pseudo code क्या है इसका, ठीक है। Input the width and the length of a rectangle, calculate the area by multiplying length with the width. Print A। ये इसका pseudo code है जो कि हमने सिंपल इंग्लिश में लिखा है। अब इसको हम शॉर्ट करके डिवाइड करके समझते हैं। हमें क्वेश्चन क्या किया हुआ है, फ्लो चार्ट ड्रा करें जो दो साइड्स रीड करे रेक्टेंगल की और उसका एरिया कैलकुलेट करे, ठीक हो गया। अब इनपुट द विड्थ एंड लेंथ, इनपुट क्या देना है, हमने विड्थ देनी है और लेंथ देनी है रेक्टेंगल की, और हमने अब करना क्या है, कैलकुलेट। देखें कैलकुलेट इट्स एरिया, वो चीज़ हमने लिख दी, कैलकुलेट द एरिया। एरिया कैसे कैलकुलेट होगा, फार्मूला क्या है, बाय मल्टीप्लाइंग द लेंथ विथ विड्थ। ये फार्मूला होता है रेक्टेंगल का एरिया कैलकुलेट करने के लिए। आखिर में जो आंसर आएगा वो A होगा। तो हमने आखिर में मैंने आपको बताया था जो कि स्टेप 3 होता है एल्गोरिथम में, प्रिंट A। आगे चलते हैं एल्गोरिथम की जानिब। एल्गोरिथम इसका है जी स्टेप 1। स्टेप 1 क्या है जी, इनपुट आ गई। स्टार्टिंग एंडिंग जो है वो स्टेप में नहीं आती, पर ये जो होता है ना इनपुट प्रोसेस और आउटपुट, ये आती है हमारे बीच में सारे प्रोसीजर में, जो कि हमने एल्गोरिथम में लिखना होता है। स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। स्टेप 1 मैंने आपको बताया था कि इनपुट होता है और इनपुट हमेशा किस में आएगी, पैरेललोग्राम में। स्टेप 2 होगी, स्टेप 2 होगी एरिया है, हमने कैलकुलेट कैसे करना है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ फार्मूला है एरिया का, जो कि रेक्टेंगुलर का कैलकुलेट होने के लिए हमने यूज़ करना है। तो यह आएगी रेक्टेंगल में क्योंकि यह है प्रोसेस। उसके बाद आएगी हमारी आउटपुट, वो किस में आएगी, हाइब्रिड शेप में। हाइब्रिड शेप में आ गई प्रिंट ए, जो एरिया हमारा निकलेगा वो हाइब्रिड शेप में प्रिंट होगा। तो और आखिर में स्टार्टिंग आ गई स्टार्ट, और आखिर में एंडिंग आ गई स्टॉप के ज़रिए, ये भी आ गई ओवल शेप के अंदर। फ्लो चार्ट्स, अब ये कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस हैं, ये पढ़ लेते हैं। फ्लो चार्ट्स इज़ अ ग्राफ यूज्ड टू डिपिक्ट or show a step-by-step solution using symbols which represent a task. The symbols used consist of geometrical shapes that are connected by a flow lines. It is an alternative to pseudocoding, whereas a pseudocode description is verbal. A flow chart is graphical in nature. जो सूडो कोड होते हैं ना, ये वर्बल होता है। मैंने आपको बताया सिंपल इंग्लिश की तरह ये वर्बल होगा, और जो फ्लो चार्ट है वो ग्राफिकल रिप्रेजेंट करता है जो भी हमारा होती है इनपुट, प्रोसीजर और आउटपुट जो होती है, ठीक है। और ये ना फ्लो चार्ट होता है वो सिंबल्स की तरह आता है, मुख्तलिफ सिंबल्स होते हैं। मुझे उम्मीद है कि जितनी एग्जांपल्स मैंने बताई हैं उससे आपको बेहतर तरीके से समझ आ गई होगी कौन सी शेप के अंदर हमने कौन सी चीज़ लिखनी है, इनपुट किस में लिखनी है और प्रोसेस किस में लिखना है, आउटपुट किस में आनी है। तो ये सब इसमें लिखा हुआ है कि स्टेप बाय स्टेप ना फ्लो चार्ट में सिंबल्स के ज़रिए होता है सारा काम इसमें।
और ये कनेक्ट कैसे होते हैं ये आपने याद रखना है। इनके दरमियान लाइंस डालने आपने नहीं भूलनी। ये मैं ऊपर वापस लेके जाता हूँ, ये देखें ये एरोज़ जो हैं फर्स्ट स्टेप के बाद ये सेकंड स्टेप की जानिब, फिर थर्ड स्टेप की जानिब, ये सारे एरोज़ लाजमी आते हैं। डायमंड शेप की अगर हम बात करें उसकी आपको एक दफ़ा दिखा दूँ, डायमंड शेप के यूँ आते हैं, एक बॉक्स सा बन जाता है एरो का कि ये सारे आपस में इंटरकनेक्ट हैं। ठीक है, ये देखें आप, ये आगे फ्लो चार्ट के सिंबल्स, इसमें कुछ एक्स्ट्रा भी हैं। ठीक है, एक आ गया टर्मिनल सिंबल, इंडिकेट्स द बिगिनिंग एंड और एंड पॉइंट्स ऑफ एन एल्गोरिथम। फिर आ गया प्रोसेस सिंबल, जिसके अंदर हमारी इंस्ट्रक्शंस होंगी, इनपुट होगी और जो भी होगा। और इनपुट आउटपुट सिंबल शोज़ एन इनपुट और एन आउटपुट ऑपरेशन। पैरेललोग्राम में डिस्क स्टोरेज आगे इंडिकेट्स इनपुट फॉर्म और आउटपुट ऑफ डिस्क स्टोरेज। फ्लो चार्ट्स कॉन्ट, ये अब हमारे सिंबल आगे डायमंड वाली हमने डिस्कस की, और बाकी जो है इसकी एज सच अभी इतनी ज़रूरत नहीं है जितना हमने पढ़ा है उसके हिसाब से। ये देखें, ये आपको समझना पड़ेगा ये डायमंड शेप के लिहाज से। ये देखें ऊपर जो हमने डायमंड वाला पढ़ा था वहाँ पे इधर शॉर्ट फॉर्म में जिधर नो और यस लिखे थे लिखा हुआ था एन और वाई। अब आपको समझ आइए वो एन और वाई क्यों लिखा था। एक तरफ का हो गया नो और एक तरफ का यस हो गया ये यस। एक दफ़ा होगी कंडीशन, इधर डायमंड के अंदर आ गई कंडीशन हमारी। कंडीशन, अगर कंडीशन फॉलो नहीं हो रही तो स्टेटमेंट ये आएगी, अगर हो रही है तो फिर स्टेटमेंट ये आएगी। और नीचे ये जो एरो बना है इसके नीचे क्या आएगा आपको पता है, स्टॉप आएगा, क्योंकि यहाँ पर एंड हो रहा है हमारा प्रोग्राम और हमारा फ्लो चार्ट, और ऊपर इसका बाकी प्रोसेस होगा। ये डायग्राम इसलिए कि आप डायमंड शेप स्ट्रक्चर जो है इसको समझ सकें कि किस तरह वर्क करता है। ये सेम इफ एल्स की तरह है जो हमने पहले डिस्कस किया था एल्गोरिथम्स वगैरह में, और ऊपर के ये एल्स और इफ़ कंडीशन किस तरह हम करते हैं इसे। और ये लूप स्टेटमेंट होती है। लूप कहते हैं जी एक चीज़ का बार बार चलना, रेपिटेशन में चलना। लूप स्टेटमेंट के लिए ना इसका अलग होता है, चार्ट बनता है, और वो इस तरह से बनता है। कंडीशन दी जाती है, ठीक है, कंडीशन अगर तो यस है कंडीशन, ठीक है, तो लूप स्टेटमेंट है, लूप स्टेटमेंट है वो चलती रहेगी। अगर तो नो है, नीचे की तरफ नो, और प्रोग्राम एंड हो जाएगा जिधर हम नीचे फिर इसे स्टॉप करते हैं। फ्लो चार्ट एग्जांपल 1, बिगिन, रीड बर्थ डेट, कैलकुलेट एज इज इक्वल टू करंट ईयर माइनस बर्थ ईयर, डिस्प्ले एज, एंड। ये वही चीज़ है, इजी इन्होंने वर्डिंग में समझाई हुई है कि ये बिगिनिंग होगी, ठीक है, फिर उसके बाद ये इनपुट होगी, प्रोसेस होगा रेक्टेंगल में, फिर पैरेललोग्राम में होगी, एज आ गई, डिस्प्ले होगी वापस। अब इसमें देखें आपने जो आउटपुट है ना वो पैरेललोग्राम में शो हो रही है, क्योंकि अभी जो ऊपर हमने पढ़ी ना वापस लास्ट, उसमें था कि आउटपुट भी आपकी होगी पैरेललोग्राम में। अब एक एग्जांपल है, ये देख लेते हैं। बिगिनिंग होगी इसकी ओवल शेप से, गुड है, ठीक है। उसके बाद हमारा पैरेललोग्राम शेप में आ गई इसकी एज। अगर तो एज ग्रेटर देन है 55, ठीक है, तो हमने क्या प्रिंट करना है, पेंसिल, जो भी लिखा हुआ है आप कुछ भी लिख सकते हैं, ऐसे ही इधर चार्ट में कुछ भी लिखा हुआ है। तो अगर तो नहीं है तो फिर क्या आएगा, ये कौन सी स्टेटमेंट होगी, एल्स और देन। अगर है तो ठीक है, अगर नहीं तो देन क्या होगा आगे, प्रिंट, आगे जो भी लिखना है आपने वो ये सिस्टम है सारा। और ये फिर प्रोग्राम एंड हो रहा है यहाँ पर। और ये वाला जो फ्लो चार्ट है ये इस तरह होता है, मैंने आपको अभी पिछली स्लाइड में बताया था। जिस तरह की अभी पहले हमने डिस्कस की सेम उसी तरह की एग्जांपल्स हैं। कुछ एग्जांपल नंबर देख सकते हैं आप 2 डिस्कस की, उसी तरह एग्जांपल 5 आ गई, एग्जांपल 4 वगैरह। ये जो है ना ये हमें दी हुई हैं एज एन एक्सरसाइज कि हम इन्हें सोल्व करें अपनी प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि जिस तरह मैंने आपको समझाई आप एग्जांपल खुद से सोल्व करने के काबिल होंगे, सूडो कोड लिखने के, एल्गोरिथम लिखने के और फ्लो चार्ट बनाने के। तो ये हमें कुछ एग्जांपल्स दी गई और ये एक्सरसाइजेस दी गई जिसमें ये 2 क्वेश्चन होगी, ये तीसरी होगी, और ये हमारी होगी लैब एक्टिविटी, ठीक है। और ये होगी असाइनमेंट 1 जो कि ऐसी प्रेजेंट की हुई है जिसमें हमारे 4 क्वेश्चन हैं। तो होप्स हो कि आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी जो कुछ भी मैंने समझाने की कोशिश की है। फ्लो चार्ट पे हमने ज़्यादा टाइम लगाया है, इसको हमने ज़्यादा समझाया, और कंप्यूटर के जो थे वो बेसिक्स थे, तो मैंने कहा उन्हें शॉर्ट करके समझा दूँ क्योंकि उसकी ऐसा जितनी कोई ज़रूरत नहीं है। वो उसमें क्या C++ के बारे में बस बताया था, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस थी, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस थी। जो मेन पॉइंट आपने याद रखने हैं वो मैं एक दफ़ा रिवाइज़ कर दूं
कि C++ लैंग्वेज है ये ज़्यादा यूज़ होती है, ठीक है, हमारी वर्किंग में। और ये क्यों यूज़ होती है, क्योंकि ये इजीली अंडरस्टैंड होती है, ह्यूमंस इसको इजीली कर सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद असेंबली लैंग्वेज है, जो कि ये लैंग्वेज होती है ना, ये इंसान इजीली नहीं समझ सकती, ये कंप्यूटर के लिए लैंग्वेज यूज़ होती है। बाइनरी कोड्स थे, और एक बाइट जो है उसमें कितने बिट्स होते हैं, उसमें 8 बिट्स होते हैं। और उसके साथ साथ सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ा था, ये होता क्या है, इसकी टाइप्स क्या हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। और ऊपर चलें तो इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, मेमोरीज़ के बारे में पढ़ा था इसकी, और कंप्यूटर के हार्डवेयर जो होते हैं, सॉफ्टवेयर्स जो होते हैं, और कंप्यूटर होता क्या है, ये सब था। तो थैंक यू सो मच, दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। अल्लाह हाफिज़।